students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6. Okay, and this is a part of civics and the lesson is third lesson and the name is government. Okay, and this is a part 2 of this lesson. पार्ट 1 हमने इसके पहले देखा है, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. ओके, और ये सेकंड पार्ट है इस लेसन का, जिसमें हम जो बचे हुए जो पॉइंट्स है वो आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन किस टाइप की गवर्नमेंट होती है. ठीक है, तो इसमें 3 टाइप की गवर्नमेंट बताई गई है. फर्स्ट इज डेमोक्रेसी, सेकेंड इज मोनार्की एंड थर्ड इज डिक्टेटरशिप. ठीक है, ऐसे 3 टाइप की गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, लोकशाही है ना, जो अभी चल रही है. अभी कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, लोकशाही की गवर्नमेंट है ना. इसके पहले जो 2 गवर्नमेंट्स थे, कौन से, मोनार्की और डिक्टेटरशिप, इसके बारे में भी हम जानेंगे. मोनार्की मीन्स क्या होता है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर राजा होता है ना, जो पूरा जो कारभार है, पूरा राज्य वो संभालता है. वो कौन सी गवर्नमेंट थी, मोनार्की गवर्नमेंट थी. तो इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हर एक गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट इज डेमोक्रेसी. द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस विच मीन्स पीपल एंड क्रेटोस विच मीन्स रूल. ओके, डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, कौन से लैंग्वेज से, ग्रीक से है ना. ग्रीक का ये वर्ड है जिसमें डेमोस है. डेमोस का मीनिंग होता है पीपल और क्रेटोस मीन्स रूल. ठीक है, मतलब लोगों का रूल. इसी से ये वर्ड बना है डेमोक्रेसी. ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द पावर टू गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस. इस डेमोक्रेसी में लोगों को पूरी पावर दी गई है गवर्नमेंट को बनाने के. पूरे जो निर्णय है वो कौन ले सकता है, पीपल्स ले सकते हैं, लोगों के हाथ में दिया गया है. क्योंकि जो आज की जो गवर्नमेंट है वो कौन चूज करता है, पीपल्स ही, हम लोग ही चूज करते हैं ना. किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन करते हैं और हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्टेड करते हैं, है ना. और जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है उस पर्सन को हम वोट करते हैं और उसको जिताते हैं और गवर्नमेंट हम बनाते हैं, है ना. तो ये डेमोक्रेसी है. ठीक है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है. ओके, और इसमें ये बताया है कि पीपल डू दिस थ्रू इलेक्शंस, है ना. जैसे हम इलेक्शन के थ्रू ही ये काम करते हैं. और ये जो सिस्टम है वो एक कौन सी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है. और इसमें इलेक्शंस होते हैं और लोग इलेक्शन के थ्रू अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं. पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स. ईच अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज द राइट टू वोट. मतलब लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट कुछ सालों तक के लिए, कुछ लिमिट तक वो अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं. कितने साल की होती है, 5 साल की, है ना. हर 5 साल में, हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होता है और गवर्नमेंट चेंज होती रहती है. तो हम 5 सालों के लिए अपनी मनपसंद जो गवर्नमेंट है वो हम चूज करते हैं. और अपने कंट्री में जो अडल्ट सिटीजन है, मतलब जो प्रौढ़ नागरिक है, उनको इलेक्शन करने का, वोट देने का अधिकार होता है. At the time of election, the adult citizens vote for candidates of their choice and these elected representatives from the government. जो अडल्ट सिटीजन है अपने कंट्री के, जो प्रौढ़ नागरिक है, वो जो उनके पसंदीदा जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है उसको वोट करते हैं और उसको गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो उनको जिता देते हैं. The biggest advantage of this system is that the government has to explain its activities and decisions to the people. If the people are not satisfied with the functioning of the government, they may not vote for their representatives in the next election. इसमें ये बताया है कि इस सिस्टम में, डेमोक्रेसी सिस्टम में लोगों, मतलब एक बहुत बड़े फायदे भी इसमें दिए गए होते हैं. जैसे गवर्नमेंट के लिए हम खुद एक्टिविटीज़ में हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, है ना. उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगर लोगों को, उन्होंने इस साल में जो भी गवर्नमेंट को चूज किया है या इलेक्ट किया है, जिताया है इलेक्शन में, अगर सपोज अगर लोगों को ये गवर्नमेंट पसंद नहीं आती है
है ना। इस गवर्नमेंट में जो भी नेता है, जो भी लीडर्स उन्होंने चूज किया, अगर वो उनके मन पसंदीदा काम नहीं कर रहा है, अगर वो उनको पसंद नहीं आया है, तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होती है 5 इयर्स के बाद, तो तब वो डबल उस लीडर को या उस नेता को वो जिताते नहीं है, उसको वो वोट नहीं देते। ये भी डिसीजन लोगों के हाथों में है डेमोक्रेसी सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट सिस्टम इज मोनार्की। इन अ मोनार्की द मोनार्क और किंग और क्वीन हैज द पावर टू रन द कंट्री। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मोनार्की क्या होता है। मोनार्की में एक राजा या फिर एक रानी होती है जो पूरी कंट्री को चलाती है, जो एक मतलब एक ही पर्सन वो होता है जिसके अंडर में पूरी कंट्री का कारभार होता है। द किंग और द क्वीन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हैज द पावर टू टेक ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस। वो जो राजा या फिर जो रानी है वो हेड होती है पूरे गवर्नमेंट की, उनके सरकार की, और उसमें हर एक पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ है, उसके बारे में डिसीजन लेने का हक सिर्फ उसी को होता है, वो ही पूरा डिसीजन ले सकती है। ओके, व्हेन द मोनार्क डाइज द पावर ऑटोमेटिकली पासेस टू द एल्डेस्ट चाइल्ड हु देन बिकम्स द मोनार्क। जब उस पर्टिकुलर उस राजा या रानी की अगर डेथ हो जाती है, जो मोनार्क है उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली किसकी तरफ पास हो जाता है, उसके बड़े बेटे की तरफ। फिर वो बेटा हो या बेटी हो, है, जो भी बड़ा चाइल्ड जो उनका होता है उसको वो हक मिल जाता है, मतलब उसके बाद वो राजा बन जाता है, उसका बेटा। ठीक है। This system ensures stability and continuity. The biggest disadvantage of this system is that the people have no right to choose their ruler. इसमें ये बताया है कि ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल उसमें एक स्टेबिलिटी है, स्तब्धता है ना, और कंटिन्यूटी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वो ये है कि उन कंट्री के लोगों को ये अधिकार नहीं होता है कि वो खुद अपनी इच्छा से राजा को चुन सके, या उसको अपनी इच्छा से वो राजा की जो मतलब उसको क्या कर सके, राइट, उनको अधिकार नहीं कि वो राजा को चूज कर सके अपने मन से। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो वंश के अनुसार वो एक के बाद एक उनके पूरी पीढ़ी तक वो जाता है। लेकिन जो कंट्री के जो पीपल्स है वो अपने इच्छा से, अपने खुशी से वो किसी को चूज नहीं कर सकते कि ये हमारा राजा बनेगा, कि वो हमारा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। They also do not enjoy the power and freedom to question the policies of the government. और ये भी एक नुकसान है कि वहाँ के लोगों को गवर्नमेंट के जो पावर है या फिर उनकी कुछ जो स्वतंत्रता या फिर उनसे कोई क्वेश्चन पूछने का, किसी भी पॉलिसीज का फायदा लेने का उनको वहाँ के पीपल्स को कोई भी अधिकार नहीं होता था। ठीक है, मतलब ये भी वो इससे इन सारी चीज़ों को एंजॉय भी नहीं कर पाते थे। राजा जो पॉलिसीज करता है उसको ही सिर्फ क्या करना, फॉलो करना। वो खुद अपने उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वो अपने थ्रू कोई बात कर सके या अपने थ्रू राजा को चेंज कर सके, ऐसा उनको कोई भी अधिकार नहीं था। ये था मोनार्की सिस्टम। ओके, नाउ डिक्टेटरशिप। When one person heads the government and governs on the basis of his or her own wishes without paying any attention to the wishes and needs of the people, it is called an authoritarian government or dictatorship. Dictatorship means क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो पूरे गवर्नमेंट का हेड होता है, और उसके बेसिस पर, उसके ही विशेष पर सारी जो गवर्नमेंट के काम है वो चलते रहते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, और उसी प्रोसीजर को या उसी सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहते हैं, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट या फिर डिक्टेटरशिप कहते हैं। ओके, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द डिक्टेटर अस्यूम्स सोल एंड एब्सोल्यूट पावर एंड हिज और हर वर्ड बिकम्स द लॉ। इस गवर्नमेंट में, इस डिक्टेटरशिप के गवर्नमेंट में जो डिक्टेटर होता है, मतलब जो भी डिक्टेटर की मीनिंग क्या होता है, हुकुमशाही, है ना। जो हुकुम देने वाला जो पर्सन होता है उसको डिक्टेटर कहते हैं। ठीक है, तो जो हुकुम देने वाला जो पर्सन होता है वो उसी के हाथ में पूरी पावर होती है। ठीक है, और वो
हमेशा लॉ के अनुसार, मतलब जो भी उनका कानून कायदे में जो भी बताए उसी के अनुसार वो चलता है। It is an undesirable and unpopular form of government where people sometimes have to face hardships due to the whims of the dictator. ये जो टाइप है गवर्नमेंट की, डिक्टेटरशिप, ये बिल्कुल अनडिजायरेबल है और अनपॉपुलर है। ठीक है, कभी कभी इस डिक्टेटरशिप के सिस्टम में लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डशिप, मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई उनको फेस करनी पड़ी थी, और ये जो डिक्टेटर होता है वो लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी करता था, है ना। जर्मनी अंडर एडोल्फ हिटलर वाज अंडर डिक्टेटरशिप। जो जर्मनी का जो एडोल्फ हिटलर था वो डिक्टेटरशिप के अंडर में वो आता था। जो हिटलर नाम आपने सुना ही होगा, है ना, वो एक डिक्टेटर होता था उसके काल में। आपने सुना होगा कि हिटलर कितना जालिम वृत्ति का था, है ना, वो लोगों पर कितना अत्याचार करता था, मारता था, बहुत गुस्से वाला पर्सन था, है ना। तो वो एक डिक्टेटर था उसके काल में। ठीक है, अब हम देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। In a democratic form of government and exist in India, elected representatives of the people govern the country. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो अपने भारत में, इंडिया में जो हम लोग क्या करते हैं, अपने कंट्री के इलेक्शंस में हम जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी नेता हम जो खड़ा होता है उसको इलेक्ट करते हैं वोट देके, और उसे अपना नेता बनाते हैं। The two main features of democracy are political equality of the people and freedom to express one's opinion regarding the working of the government. और इसमें दो ऐसे फीचर्स है डेमोक्रेसी सिस्टम में कि एक तो पॉलिटिकल इक्वलिटी चाहिए, राजनीतिक समता चाहिए और लोगों में, और दूसरी चीज जो है वो अपने ओपिनियंस, अपने विचार, लोगों को अपने विचार दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने का राइट, है ना, राइट मिलना, ये इस गवर्नमेंट के दो फीचर्स हैं। अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो अब्राहम लिंकन जो थे, उन्होंने डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन बनाई है, वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, है ना, मतलब लोगों की सरकार, फॉर द पीपल लोगों के लिए, और बाय द पीपल लोगों की तरफ से, है ना। ये मतलब ये जो डेमोक्रेसी है, लोकशाही जो है, वो लोगों ने ही खुद के लिए बनाई है ना, लोगों के लिए ही बनाई गई ये डेमोक्रेसी है, ऐसे उन्होंने डेफिनेशन दी है। In a democracy, people have the right to elect their representatives who form the government and make laws to govern the country. जो इस डेमोक्रेसी में जो लोगों को वो अधिकार होता है, वो राइट होता है कि वो अपने पसंद के नेता को वो इलेक्ट कर सके इलेक्शन में, और अपने गवर्नमेंट का एक पार्ट वो बना सके। Okay, this form of democracy where people participate in the functioning of the government through their representatives is known as representative democracy. ये जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी के फॉर्म में जहाँ लोग अपने मतलब किसी भी तरीके के वो पार्टिसिपेट भी कर सकते थे किसी भी इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स के काम में, उसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। In a representative democracy, people elect their leaders or representatives through universal adult franchise, है ना। मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज मीन्स क्या होता है, जो हम इलेक्शन करते हैं उसी प्रोसीजर को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज कहते हैं। तो इसी के थ्रू लोग अपना लीडर, अपना नेता चूज कर सकते हैं। इन इंडिया ऑल अडल्ट सिटीजन्स हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 years आर एंटर्ड टू वोट। ये तो हम सभी को पता ही है ना कि अपने इंडिया में ये रूल्स है कि जो 18 साल से ऊपर हो जाता है या फिर 18 साल तक के हर एक सिटीजन्स को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमें वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। द राइट टू वोट इज कॉल्ड सफरेज ऑफ और फ्रांचिस। ये जो राइट है वोटिंग करने का, जो राइट अधिकार है, इसे क्या कहते हैं, सफरेज या फिर फ्रांचिस भी कहा जाता है।
टुडे ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंजॉय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। आज सभी जो कंट्रीज है, सभी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी अपने इलेक्शन को या उस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज को इंजॉय कर रहे हैं। मतलब सभी को अपना अधिकार मिल चुका है और सब लोग वोट करने लगे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द सफरेजेट मूवमेंट। सफरेजेट मीन्स मताधिकार है, मत अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार, इसको हम कहते हैं मताधिकार। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सफरेगेट। ठीक है, द सफरेजेट मूवमेंट stereotypes and prejudice had for a long time denied women the right to vote. It was believed that women should stay at home, look after the family when the household. मतलब अपनी पहले के काल में एक ऐसी समझ बन गई थी या एक ऐसा अन्याय हो रहा था औरतों पर कि औरतों को पहले के ज़माने में राइट नहीं था वोटिंग का, है ना। पहले औरतों को वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाता था और वो ये बिलीव करते थे पहले कि औरतें सिर्फ घर में रहने के लिए बनी हुई है ना। मतलब औरतें सिर्फ घर में रह सकती हैं और अपनी फैमिली को देख सकते हैं, फैमिली संभाल सकते हैं और घर के कामकाज, बस इतना ही औरतों का काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। औरतों को अधिकार भी, वोटिंग का भी अधिकार नहीं था, कुछ भी अधिकार नहीं था, ऐसे पहले के काल में होता था। The suffragette movement began in the West in the 1800s. It was the name given to the struggle of women to fight for the right to vote. इसके बाद 1800 के काल में जब वेस्ट पार्ट में इंडिया के एक सफरेजेट मूवमेंट हुआ, मतलब मताधिकार का एक आंदोलन हुआ जो मतलब उसमें शुरुआत हुई और वहाँ पे बहुत सी औरतों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइट भी की और कौन सा अधिकार, ज़्यादातर वोटिंग का, मतलब वोटिंग का अधिकार खुद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा फाइट की। एट द एंड ऑफ द 18th century ओनली 20% ऑफ ब्रिटेन्स पॉपुलेशन हैड द राइट टू वोट। और इस आंदोलन की वजह से 18th सेंचुरी के एंडिंग में गवर्नमेंट ने सिर्फ ब्रिटेन के 20% औरतों को, मतलब औरतों के हिसाब से 20% पॉपुलेशन को ही वोटिंग का अधिकार दिया था। द गवर्नमेंट हैड टिल देन अलाउड द राइट टू वोट ओनली टू मेन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वेयर एजुकेटेड। और उस काल में गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे जो जेंट्स थे जिनकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद के पास उनका खुद का पैसा है, खुद का घर है, खुद की ज़मीन है, ऐसे जो जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी है और वो एजुकेटेड भी है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे ही लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। तो ऐसे जो जेंट्स है उन्हीं को अधिकार दिया गया था जिनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो अनपढ़ है, इलिटरेट है, तो ऐसे लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था उस टाइम पे। इन द 19th century reforms were introduced to extend the voting right to a large number of people. फिर 19th सेंचुरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग का अधिकार प्राप्त हो गया था। Though women attained the right to own property, they were still not allowed to vote. और जिन औरतों की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उनको भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। Women struggle for the right to vote gained strength during the First World War. जब पहला जागतिक युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तब उस वॉर में औरतों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा फाइट की वोट का अधिकार लेने के लिए। ड्यूरिंग द वॉर men were away fighting on the battlefield and thus women were called upon to do the work that was earlier done by men. और इस वॉर के ड्यूरिंग में, इस काल में जब वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें जो मेंस थे, जो जेंट्स थे, वो तो बैटलफील्ड से, मतलब रणभूमि से वो दूर ही थे, बहुत दूर ही रह गए थे। लेकिन उस युद्ध में ज़्यादातर विमेन्स ही थे, है ना। औरतें ही सबसे ज़्यादा उस युद्ध में फाइट की, उन्होंने अपने वोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और आखिर में औरतें ही इस युद्ध में जीत गई। This made people realize that women were far more capable than they were thought to be.
और इसी युद्ध से लोगों को ये समझ में आ गया कि हम जितना औरतों को कम समझते थे उतना वो कम नहीं है, बल्कि उससे भी कई गुना वो ज्यादा स्ट्रेंथेबल है ना, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथन है वो। और वो कुछ मतलब अगर उन्होंने ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ये लोगों को समझ में आ गया। Consequently, British women organized a protest movement against the government's policy of not allowing them to vote. इसमें ब्रिटिश जो औरतें थी उन्होंने एक मतलब खुद के लिए एक उन्होंने प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गवर्नमेंट के पॉलिसी के अपोजिट, उनके अगेंस्ट में, ताकि उनको वोट का अधिकार उनको मिल सके। The participants known as suffragettes even employed drastic methods for their cause. इसमें जो पार्टिसिपेट जो औरतें जो भी थे इसमें सहभागी जो थे उनको सफ्रेगेट्स के नाम से जाना गया। और इसमें इवन जो एम्प्लॉयड जो लोग थे मतलब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट लोग थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे। वन सफ्रेजेट्स एमिली Davison died after she threw herself in front of the king's horse at the Epsom Derby. इस युद्ध में एक सफ्रेजेट वुमेन थी जिसका नाम था एमिली डेविसन। इनकी उस युद्ध में डेथ हो गई थी क्योंकि उस युद्ध में जो किंग था, जिसके गवर्नमेंट का जो किंग था जिसके अपोजिट वो औरतें युद्ध कर रही थी, उस किंग का जो हॉर्स था, उस किंग का जो नाम है वो है एप्सम डर्बी। उसका जो हॉर्स था वो उसके ऊपर मतलब उसके जो पैर थे वो उसको मार के आगे निकल गया था युद्ध में, तो इसीलिए वो हॉर्स के पैरों के भार की वजह से उस औरत की डेथ हो गई थी उस युद्ध में। Many suffragettes were imprisoned and tortured. Many women went on hunger strikes and they had to be fed by force. कुछ ऐसे सफ्रेजेट्स जो थे औरतें जिनको उस युद्ध के लिए उनको जेल में भी डाल दिया गया और उनको बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार भी किया गया। कुछ औरतें तो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गई, मतलब भूखे प्यासे स्ट्राइक पर बैठ गए वो, तो उनको भी बहुत ही फोर्स करके लोगों ने मार पीट के उनको फोर्सली उनको वहां से उठा भी दिया था। In 1918, women over the age of 30 attained the right to vote. इतना सब करने के बाद औरतों को ये अधिकार मिला कि जो 30 है मतलब 30 इयर्स की जो औरतें या 30 के ऊपर के उन्हीं को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। ये निर्णय बाद में गवर्नमेंट ने ले लिया। फाइनली in 1928, British women won the right to vote and on equal terms with men. और आखिर में 1928 में औरतें जीत ही गई, उन्होंने ब्रिटिश जो विमेन्स थे वो जीत गए, उनको मेंस के बराबर ही उनको भी वोटिंग का अधिकार मिल गया। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड प्रॉपर्टी। और इसमें जब भारत इंडिपेंडेंस होने के पहले कुछ ऐसे जो माइनॉरिटी के जो लोग थे उनको भी उनके जेंडर के बेसिस पे या फिर उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा था। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग महात्मा गांधी अपोज दिस प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें इसके विरुद्ध कुछ लोग जैसे महात्मा गांधी वगैरह जैसे कुछ लीडर हो गए थे, तो उन्होंने इसका अपोज किया, इसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया और ये जो डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव किया जा रहा था, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल अडल्ट सिटीजन्स इन इंडिया अटेन द राइट टू वोट एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फाइनली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद सभी को, जितने भी अडल्ट सिटीजन्स थे इंडिया के, उन सबको सेम राइट मिल गया वोटिंग का और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी गारंटेड उसमें नोट कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंटी अफ्रेटेड स्ट्रगल। ठीक है, जो विरोधी वर्णभेद, अफ्रेटेड मीन्स वर्णभेद है ना, कलर के ऊपर, रंगों के ऊपर जो भेदभाव होता था उसके लिए भी स्ट्रगल किया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और segregation that was practiced by the whites in South Africa between 1948 and 1994 is called apartheid.
मतलब जो 1948 से 1994 तक साउथ अफ्रीका में काले और गोरों में बहुत ज़्यादा भेदभाव चल रहा था, है ना। क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो सिटीजन्स थे वो रंग में कैसे थे, ब्लैक थे, है ना। और जो ब्रिटिश लोग थे वो कैसे थे, गोरे थे। तो इसके लिए वो ब्रिटिश लोग उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और भेदभाव करते थे कलर के ऊपर, और उसी को क्या कहते हैं, अपार्थाइड कहते हैं, ठीक है। इन अफ्रीकन्स अपार्थाइड मीन्स अपार्टनेस, मतलब जो अफ्रीकन में अपार्थाइड का मीन क्या होता है, अपार्टनेस होता है। अंडर दिस सिस्टम पीपल वेयर सेग्रेगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन एंड रेस। इस सिस्टम में लोग जो थे वो किसके ऊपर उनका मतलब उनकी आइडेंटिफिकेशन बेस होती थी, उनके स्किन्स पे, उनके कलर पे और उनके रेसेस पे। ड्यूरिंग द टाइम of the apartheid, the whites and the blacks had to live in separate areas. इस टाइम पे जो अपार्थाइड जो के काल में जो काले और गोरे जो लोग थे उनको सेपरेट एरिया दिया गया था। उस सेपरेट एरिया में अपने अपने रहते थे, गोरे कालों में नहीं जाते थे और काले गोरों में नहीं आते थे। देयर वेर सेपरेट स्कूल, सेपरेट व्हीकल्स, बसेस एंड इवन सेपरेट मार्केट्स फॉर बोथ रेसेस। और उनमें सभी चीज़ें सेपरेट थी। एक तो सेपरेट स्कूल्स भी थे, मतलब गोरों के लिए अलग स्कूल, कालों के लिए अलग स्कूल। उसी तरह उनके लिए सेपरेट व्हीकल्स भी सेपरेट होते, जैसे बसेस है ना, अलग कालों के लिए अलग बस, गोरों के लिए अलग बसेस, है ना, इस तरह से। इवन इतना ही नहीं कि उनके लिए मार्केट्स भी सेपरेट थे, काले लोगों के लिए अलग मार्केट बाजार, गोरों के लिए अलग मार्केट। इस तरह से सभी चीज़ें जो थी उनमें डिवाइड की गई थी। The blacks did not have the right to vote or participate in the activities of the government. गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी में काले लोगों को कोई भी वोटिंग का भी अधिकार नहीं था, कोई भी पार्टिसिपेट करने का उनको अधिकार नहीं था। नेल्सन मंडेला, लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, लेड द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। एक नेल्सन मंडेला नाम के जो पर्सन थे, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर थे, उन्होंने ये जो एक एंटी अपार्थाइड मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की, मतलब ये जो अपार्थाइड की थी उसके अपोजिट उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया। दिस मूवमेंट वाज लॉन्च टू डील विद द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द नॉन वाइट्स। ये जो मूवमेंट थी वो किसके लिए थी, किसके लिए लॉन्च की गई थी, ये जो नॉन वाइट्स मतलब जो काले लोग जो थे उनके अगेंस्ट जो उनके ऊपर जो भेदभाव चल रहा था उसके अगेंस्ट वो आंदोलन किया गया था। फॉर दिस ही वॉज इम्प्रिजन फॉर अबाउट 27 ईयर, और इसी के लिए उनको 27 साल तक उनको जेल में भी डाल दिया गया था। 27 ईयर्स उन्होंने अपनी सजा भी काटी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम मंडेला लेड द मूवमेंट फ्रॉम प्रिजन। इसी टाइम पे मतलब वो जेल में भी थे तभी भी उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट ही रखा था, ये आंदोलन उन्होंने चालू ही रखा था। अ ग्रेट डील ऑफ इंटेंसिफाइड पॉलिटिकल प्रेशर अगेंस्ट अपार्थाइड फ्रॉम अदर कंट्रीज एडेड टू द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका एंड मंडेला वाज फ्रीड इन 1990। और ये जो स्ट्रगल था वो पूरे मतलब पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, राजनीतिक दबाव जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और ये जो अपार्थाइड मतलब ये जो वर्णभेद था इसके अपोजिट में कंट्री बहुत ज़्यादा आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था, और आखिर में साउथ अफ्रीका का स्ट्रगल जीत गया और मंडेला 1990 को आज़ाद हो गए जेल में से। In 1994, multiracial elections were held and the non-whites voted freely. इसके बाद 1994 में सभी को इलेक्शन का वो अधिकार मिला और नॉन वाइट्स जो थे वो भी अपना वोट देने का उनको भी अधिकार मिल चुका था। नेल्सन मंडेला इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड विथ मंडेला एज द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो उनके जो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री उसमें ये जो नेल्सन मंडेला थे ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो नॉन वाइट थे और पूरे एक मतलब क्या बने, कंट्री के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति। सबसे पहले वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जो ब्लैक थे, ठीक है।
अपार्थाइड वॉज एबोलिश्ड एंड इक्वालिटी वॉज इस्टेब्लिश बिटवीन व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स। और उसी टाइम पे जब वो राष्ट्रपति बने तभी उन्होंने साउथ अफ्रीका से ये जो वर्ण भेद का मतलब ये जो भेदभाव होता था उसको खत्म कर दिया और दो व्हाइट एंड नॉन व्हाइट्स में उन्होंने इक्वालिटी स्थापित कर दी। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकशाही का महत्व। ओके, डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ पीपल्स गवर्नमेंट, है ना। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के लिए बहुत ही अच्छे मतलब सुटेबल है क्योंकि वो लोगों की बनाई हुई गवर्नमेंट है। इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स नीड्स एंड एस्पिरेशन हु हैव अ राइट टू चेंज द गवर्नमेंट इफ देयर नीड्स आर नॉट कंसिडर्ड और मेट विथ, है ना। मतलब लोग अपनी जो चूज की हुई जो गवर्नमेंट है उसको वो चेंज भी कर सकते हैं अगर उनके मतों के अनुसार अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है या फिर उनको पसंद नहीं आई तो वो नेक्स्ट टाइम उसको चेंज भी कर सकते हैं। Democracy provides people the opportunity to realize their true potential by providing rights and freedoms to the citizens and by assigning duties to them। ये जो लोकशाही है वो लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो जो सही जो निर्णय है वो ले सके और उनको हर एक सही जो अधिकार या फिर जो स्वतंत्रता है नागरिकों की वो उनको दे सके और उनकी जो ड्यूटीज है उसको वो फॉलो कर सके। ट्रांजिशन फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर इज अ पीसफुल प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी। मतलब एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट को अगर ट्रांजैक्शन करना है तो ये भी एक शांततापूर्ण प्रोसेस है, एक पद्धति है डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट जो लेसन था वो यहीं पे खत्म होता है और आज का ये पार्ट 2 था, ठीक है। तो आज के इस पार्ट 2 में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।